अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम गवर्नमेंट बजट का वो टॉपिक करेंगे जो सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और 100% की वो आता ही आता है। तो इसको हमें कैसे करना है। गवर्नमेंट बजट की जो सीबीएसई वेटेज है वो है 6 मार्क की, 4+1+1 की 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क का आएगा, बाकी के 2 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के आएंगे। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से इसको करना है। तो आज हम गवर्नमेंट बजट में जितने भी डेफिशिट्स होते हैं वो सारे हम डेफिशिट पढ़ेंगे। आपके गवर्नमेंट बजट में टोटल देर आर 4 डेफिशिट: बजट डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट विद इम्प्लीकेशंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे रेवेन्यू डेफिशिट। रेवेन्यू डेफिशिट होता क्या है? आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले वाली यूनिट में, पहले वाली वीडियो में। रेवेन्यू डेफिशिट के लिए आपको चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। सो जो ये फॉर्मूला है वही ही आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आप इसे कैसे लिख सकते हैं? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो आपकी डेफिनेशन भी हो गई, आपका फॉर्मूला भी हो गया। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिशिट, सिंपलेस्ट। अब आप एक बात बताइए, क्या रेवेन्यू डेफिशिट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है? आपको क्या लगता है कि रेवेन्यू डेफिशिट का होना इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बैड है, गुड है या बैड है? देखो, रेवेन्यू डेफिशिट का मीनिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कौन से वाले? रेवेन्यू। ये आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी तरह की एसेट्स जनरेट नहीं करते। मतलब कि पैसे तो खर्च हो गए बट एसेट्स जो है ना, एसेट जनरेट नहीं हुई है। नो जनरेशन ऑफ एसेट्स, नो एसेट जनरेशन। तो ये वो पैसे हैं, इसे ना तो एसेट जनरेट हुई है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो ये एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो क्या ये इकोनॉमी के लिए गुड होंगे, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जिस खर्चे को करने से एसेट्स ही जनरेट नहीं हो रही, उस खर्चे को करने से आप कैसे कह सकते हो कि वो गुड होंगे? सो दीज आर बैड। अब अगर मैं इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर आती हूँ, आपको सबसे पहले क्या लिखना है रेवेन्यू डेफिशिट में? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के बाद इम्प्लीकेशंस। नाउ इम्प्लीकेशंस, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो 3 इम्प्लीकेशंस मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कैसे। यहाँ पर है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, तो ऑब्वियस है इन एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीप्ट्स कम है, तो आया कम है, गया ज्यादा है। तो कहाँ से आया वो? तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो जहां से वो आया है उसे हम बोलते हैं बोरोइंग, कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है। अब जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो ये क्या क्या रेज करेगी? लायबिलिटीज। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट को इस एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग करनी होगी, और जो बोरोइंग होगी वो लायबिलिटीज रेज करेगी, लायबिलिटी जनरेट करेगी। ठीक है, फर्स्ट इम्प्लीकेशन हो गई। सेकेंड इम्प्लीकेशन, वही जो मैंने अभी आपको बोला कि मनी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बोरोइंग नहीं करती है तो सेकेंड ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट करना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेलिंग गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, और वी कैन से विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। पैसे को निकाल लेना उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। अब जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है गवर्नमेंट ने वो जो अपने सेक्टर सेल किए हैं वो किए हों फॉरेनर्स को, तो उससे क्या होगा? फॉरेनर्स इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। पॉइंट नंबर 2, फॉरेनर इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा हमारी इकोनॉमी में। थर्ड, गवर्नमेंट ने जो ये एक्सपेंडिचर किए हैं, जिस एक्सपेंडिचर से कहीं कोई एसेट जनरेट नहीं हुई है, किसी तरह का एसेट जनरेशन नहीं हुआ है। अब जब इससे एसेट जनरेट नहीं होगी तो सोशल वेलफेयर कहाँ से होगा? तो सोशल वेलफेयर नहीं होगा, और गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए जो भी बोरोइंग की है, हो सकता है गवर्नमेंट इस मनी को इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे लगाती, तो अब वो डेवलपमेंट पे मनी नहीं लग सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी है यहाँ पे, पेंशन पे, स्कॉलरशिप पे। तो अब ये मनी जो है सोशल वेलफेयर पे स्पेंड नहीं होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारा सोशल वेलफेयर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू डेफिशिट।
सो आई थिंक हमारा डेफिशिएट वाला एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से कि क्या रेवेन्यू डेफिशिएट होता है, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड इम्प्लीकेशन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजट डेफिशिएट। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना फटाफट से सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बजट डेफिशिएट। अब बजट डेफिशिएट क्या होता है? नंबर 2, फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिशिएट, सेकंड वन इज बजट डेफिशिएट। बजट डेफिशिएट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या? हेयर टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो टोटल का मीनिंग हो गया यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसीप्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट। दो तरह की रिसीप्ट होती हैं, दो तरह के ही आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, तो दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आपने ऐड करने हैं, दोनों तरह की रिसीप्ट्स आपने ऐड करनी है, उसमें से इसको माइनस करना है। तो ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स इज इक्वल टू बजट डेफिशिएट। ओके, अब देखो ये अंडरस्टूड है कि जब डेफिशिएट है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? हमारी डेफिनेशन यहाँ क्लियर कट होगी। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिशिएट, और वी कैन से दिस इज कॉल्ड बजट डेफिशिएट, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बजट के टाइप्स क्या होते हैं, बजट कितने टाइप का होता है, क्योंकि आप लोग बोर्ड में हैं, सीबीएसई में हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, आपको ध्यान देना है। तो बजट 3 टाइप का होता है बजट। एक तो आपने अभी पढ़ लिया डेफिशिएट बजट, दूसरा हो गया हमारा सरप्लस बजट, सरप्लस, और तीसरा हो गया हमारा बैलेंस्ड। ये 3 टाइप का हमारा बजट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सेकेंड सरप्लस, थर्ड बैलेंस्ड। सरप्लस मीन्स होता है अपोजिट, when total revenue is more than total expenditure। हम यहाँ लिख रहे हैं when total revenue is more than total expenditure, this is surplus। balanced when total expenditure is equal to total revenue, this is balanced budget। okay, so there are 3 types of budget। done। अब अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, देखो हर लाइन पर एक क्वेश्चन तैयार है, ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि विच बजट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के लिए कौन सा वाला बजट बेनिफिशियल है? अब मुझे पता है सभी बच्चों के माइंड में आएगा मैम सरप्लस, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये बेनिफिशियल होगा। बट नो, एक इकोनॉमी, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा वाला बजट बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए, बट यहाँ आपको इकोनॉमी मेंशन नहीं की, कौन सी इकोनॉमी के लिए। अंडरस्टूड, आप इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिया की इकोनॉमी के लिए पूछा जाता है देन डेफिशिएट बजट इज गुड। इंडिया की इकोनॉमी के लिए दिस वन बजट इज गुड। क्यों भाई? यहाँ तो लॉस हो रहा है, फिर भी ये बजट गुड क्यों है इकोनॉमी के लिए? तो ये इसलिए है बच्चा, क्योंकि बजट डेफिशिएट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट। अब भाई इकोनॉमी का वेलफेयर करना है तो मनी तो स्पेंड करनी होगी, बिना पैसे खर्च किए तो वेलफेयर नहीं हो सकता ना, और सोशल वेलफेयर तो गवर्नमेंट का मेन फंक्शन है। तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ज्यादा करेगी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, तभी इकोनॉमी डेवलप होगी। और जो है डेफिशिएट बजट वो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ठीक रहता है और अच्छा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फिस्कल डेफिशिएट। आई होप सो आपको 2 डेफिशिएट क्लियर हो गए होंगे। अब है हमारा फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? मैंने आपको फिस्कल डेफिशिएट से जस्ट पहले बजट डेफिशिएट इसलिए कराया क्योंकि अगर आपको बजट डेफिशिएट क्लियर है तो फिस्कल आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो फिस्कल एंड बजट बोथ आर सेम, डेफिनेशन इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज दिस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स other than borrowing. You have to add this word other than borrowing. Same formula, total expenditure minus total receipt. You all know very well what is total expenditure. You all know very well what is total revenue. So total expenditure minus total revenue, उसके बाद आप लिखेंगे other than borrowing. We have to add only this other than borrowing. ये other than borrowing word का meaning क्या है? other than borrowing का मतलब है यहाँ पर borrowing को छोड़कर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, रेवेन्यू कम है, बट इसके अंदर आपने बोरोइंग नहीं की हुई है, इसमें बोरोइंग
नहीं है, आपके सिर्फ एक्सपेंसेस हैं। इसमें क्या होता है, आपने बोरोइंग की है तो बोरोइंग भी आपका क्या हो गया, एक तरह से आपने बोरोइंग की। बोरोइंग क्यों की होगी, आपने बोरोइंग की होगी बजट डेफिसिट, बजट को बैलेंस करने के लिए। तो बजट डेफिसिट में क्या होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू, ठीक। तो यहां पर आपकी बोरोइंग इंक्लूड होती है। जब आप बोरोइंग करते हैं तो ये बोरोइंग जो होती है ये होती है कैपिटल रिसीप्स, तो इसको कहाँ ऐड करते हैं हम, कैपिटल रिसीप्स में। बट फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को ऐड नहीं किया जाता, ये अदर देन बोरोइंग्स होता है। तो वी कैन से फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज आ गए हैं फिस्कल डेफिसिट के लिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्स अदर देन बोरोइंग्स, सेकेंड फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो इन दोनों फॉर्मूला से आप अपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अब हम फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें बोरोइंग्स नहीं है, ध्यान देंगे, बार बार बोल रही हूं। इसका पहला इम्प्लीकेशन क्या होगा, सबसे पहला इम्प्लीकेशन, इससे इन्फ्लेशन आएगी। फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन आती है जिसको आप बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी, ये आपका प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे होगा उसको ध्यान से सुनेंगे। इन्फ्लेशन इससे ऐसे आएगी क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, मनी बोरो करती है। मनी बोरो कहाँ से होगी, आरबीआई से। आरबीआई से जितनी मनी बोरो होगी उतना ही मनी का फ्लो इंक्रीज होगा, और जितना मनी का फ्लो होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। डिमांड ज्यादा होगी और गुड्स की अगर शॉर्टेज है तो ऑब्वियस इन्फ्लेशन आनी है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड होगा इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम फॉरेन कंट्री से बोरो करते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, आपने बोरोइंग की है, सीधी सी बात है, आप इसको चाहे फिस्कल डेफिसिट कह लो चाहे बोरोइंग कह लो, तो मेन तो बोरोइंग का ही कंसेप्ट है इसमें आपके पास। तो इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, अगर आप फॉरेन कंट्री से बोरोइंग करते हैं तो क्या होगा कि फॉरेन कंट्री पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और उनका इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा होगा, और वो हमारी इकोनॉमी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन पर बर्डन बढ़ जाएगा। फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन क्यों पड़ेगा, गवर्नमेंट ने आज मनी बोरो की है, पे कौन करेगा, हम पे करेगी हमारी फ्यूचर जनरेशन। कैसे करेगी, थ्रू टैक्सेस। उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे, क्योंकि उनसे भाई अब सीधी सी बात है, कवर अप कौन करेगा, फ्यूचर जनरेशन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बोरोइंग का एक सर्कल है, वो बोरोइंग का सर्कल जो है ना, बहुत एक कहते हैं ना, बहुत बुरा सर्कल हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा, विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग। ये भी एक पॉइंट है आपका इम्प्लीकेशन। इससे बोरोइंग हमारी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, बोरोइंग ज्यादा से ज्यादा होगी, इंटरेस्ट, भाई जितना आप बोरोइंग करोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जिससे वो बोरोइंग जो है ना और क्रिएट हो जाएगी, आपकी बोरोइंग कम इकोनॉमी में कभी नहीं होगी। तो ये आपकी फिस्कल डेफिसिट की थी इम्प्लीकेशंस। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बस मेन फोकस रहना चाहिए कि बोरोइंग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट देखो, बोरोइंग करोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करोगे आप तो वो सर्कल चलता रहेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही कवर अप नहीं होगा तो आप कहाँ से उसका प्रिंसिपल पे करोगे, दिस वन। और इसके अलावा बोरोइंग आपने कहाँ से की होगी, या तो आरबीआई से की होगी या फॉरेन कंट्री से की होगी। आरबीआई से करी होगी तो इकोनॉमी में मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मनी का फ्लो इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है। विच वन डिमांड, एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी बट गुड्स की शॉर्टेज होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। और अगर फॉरेन कंट्री से आपने मनी बोरो की है तो फॉरेन कंट्री वालों की इंटरफेरेंस हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। और अगर इसके अलावा उसको पे कौन करेगा, पे करेगा हमारी फ्यूचर जनरेशन। आज तो ले लिया, पे करने के लिए फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बोरोइंग है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट पे करते करते ही इतना टाइम लग जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन टैक्स दे देकर उसको पे करती रहेगी। थर्ड वन वॉज फिस्कल डेफिसिट। नाउ द लास्ट वन इज नंबर 4, प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान से समझेंगे इसे, प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला जो बुक में गिवन है सिंपल सा, वो ये है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट
इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिएट। ये फॉर्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, आपको लर्न भी हो गया होगा। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास फिस्कल डेफिशिएट का एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या है, प्राइमरी डेफिशिएट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिशिएट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिएट। एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। हर लाइन पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है और कुछ नहीं है। अब ये प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है? प्राइमरी डेफिशिएट का मीनिंग हो गया आपका फिस्कल डेफिशिएट है। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। ये तो हो गया फिस्कल डेफिशिएट, अब ये भी आपने पढ़ा है। इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है पहले तो वो समझेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट का मीनिंग होता है जो फ्यूचर में गवर्नमेंट ने बोरोइंग की थी, उस बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं। तो ये हमारा पास्ट बोरोइंग के ऊपर हुआ, प्रेजेंट का कुछ नहीं है इसमें। प्रेजेंट में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बट ये कनेक्टेड किसके साथ है? पास्ट के साथ। तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पास्ट बोरोइंग्स पर जा रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें पास्ट प्रेजेंट सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। तो अभी अगर मैं इसमें से पास्ट निकाल दूं, इंटरेस्ट पेमेंट तो पास्ट है ना, इसमें से अगर मैं पास्ट निकाल दूं तो क्या बचेगा? प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट है वो क्या है? प्राइमरी डेफिशिएट। तो प्राइमरी डेफिशिएट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिएट। आपका फॉर्मूला भी हो गया, आपकी डेफिनेशन भी हो गया, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है और क्या ये जीरो हो सकता है, ये क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। प्राइमरी डेफिशिएट इंडिकेट्स गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर। करंट ईयर, अभी मैंने बोला ना आपको करंट, आपको प्रेजेंट की बात करनी है। करंट ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड करंट ईयर रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोबारा बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इससे ज़्यादा सिंपल आपको मिलेगा नहीं, इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से कर लेंगे। प्राइमरी डेफिशिएट इंडिकेट्स गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये करंट ईयर का आपका शो करता है, ये पास्ट का आपका कुछ भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि पास्ट की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है और वो हमने इसमें से निकाल दी है, ठीक है। और इसका मीनिंग हो गया कि करंट ईयर के आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आपका प्राइमरी डेफिशिएट आ गया। क्लियर? अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि गवर्नमेंट इनडिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन कैसे है? इट शो द इनडिसिप्लिन ऑफ द गवर्नमेंट। इनडिसिप्लिन ऐसे है कि करंट ईयर का भी ज्यादा कर दिया, मतलब पास्ट का तो है ही है, पास्ट का पे करेंगे, साथ में करंट ईयर का और ज्यादा कर दिया, तो ये गवर्नमेंट का इनडिसिप्लिन शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स continuous lack of fiscal discipline in the country. It reflects continuous lack of discipline in the economy. तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है इनडिसिप्लिन्ड है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, अब थोड़ा सा इसके इम्प्लीकेशंस कर लेते हैं, फिर आपका सारा टॉपिक कंप्लीट है। एक तो इसके इम्प्लीकेशंस करने हैं और दूसरा में ये करना है फिस्कल प्राइमरी डेफिशिएट जीरो हो सकता है। प्राइमरी डेफिशिएट बिल्कुल जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? अगर करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो हैं वो दोनों इक्वल हो, क्योंकि पास्ट का तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं ना, पास्ट से हमें कोई मतलब नहीं और पास्ट का चलता ही रहता है। करंट ईयर अगर बैलेंस है देन प्राइमरी डेफिशिएट कैन बी जीरो। यस, इट कैन बी जीरो। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात आती है इम्प्लीकेशंस की, तो इसकी इम्प्लीकेशंस और फिस्कल डेफिशिएट दोनों की इम्प्लीकेशन बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों में ही आपने क्या किया? बोरोइंग किया हुआ है। बस इसका एक फॉर्मूला आप और ऐड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको भी मेंशन किया, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या आ सकता है? करंट ईयर एक्सपेंडिचर। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, इससे तो किसी की गलती होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर करंट ईयर रिसीप्ट्स, करंट ईयर रिसीप्ट्स। तो ये 2 फॉर्मूलाज हो गए हमारे इसको सॉल्व करने के। आई होप सो अब आपको किसी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में दें, आई विल क्लियर योर डाउट्स।